हे चैम्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रिसिक्स सीरीज, जहाँ पे आज हम लोग सीएफटी खत्म करने वाले हैं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद जितने भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू सीएफटी, जिसमें सीएफएससी कैसे कैलकुलेट करें, कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कैसे सीओ का बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो कि आपको दिक्कत देती हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जितने भी एआर के क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब कुछ मैं इसमें कवर करूंगा। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें आपके सब कुछ कवर हो जाएंगे, चाहे कंसेप्ट हो, स्टेटमेंट हो, एनसीईआरटी हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। इसको पूरा देखना। इसके बाद जो 4 वीडियोस बनी है इसकी रिसिक्स सीरीज की, ये चारों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से थ्योरी के पॉइंट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला, यहाँ स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी ने बताया है कि सीएफटी ने कुछ एजम्पशंस लिए थे और उसी एजम्पशंस के बेसिस पे इस थ्योरी को पूरा बनाया गया है। वो कौन से एजम्पशन है वो आपको पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड ही आपको बाद में इसके लिमिटेशंस भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एजम्पशन जो था सीएफटी से रिलेटेड वो ये था कि सीएफटी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड थ्योरी है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सीएफटी कौन से मॉडल पे बेस्ड है, उसमें ऑप्शन में कोवेलेंट मॉडल लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल लिखा है या कोऑर्डिनेशन मॉडल लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीएफटी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड था, जहां पे ये मेटल लिगेंड के बॉन्ड को प्योरली आयनिक कंसिडर करता था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। पहला एजम्पशन जो सीएफटी ने कंसिडर किया था वो था कि सीएफटी एक प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल माना गया था, जिसमें मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है उसको कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट ना बोल के उसको बोला गया कि वो आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, प्योरली आयनिक उसको माना गया था और प्योरली आयनिक अगर माना गया है तो उसके बीच जो अट्रैक्शन होगा उसको प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा एजम्पशन जो उसने दिया था वो लिगेंड के बारे में था। उनके अकॉर्डिंग, सीएफटी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी नेगेटिव लिगेंड है, कोई भी एनायनिक लिगेंड है, तो उसको हम लोग पॉइंट चार्ज के फॉर्म में मानेंगे, और अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है लाइक H2O, NH3, तो उसको हम लोग पॉइंट डाइपोल के फॉर्म में मानेंगे। तो ये दोनों एजम्पशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी सीएल नेगेटिव को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, पॉइंट चार्ज, पॉइंट डाइपोल, तो आपको बताना चाहिए कि सीएल नेगेटिव है, एनायन है, इसको पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग हम लोग एज्यूम करेंगे। और वहीं पे H2O एक लिगेंड है, इसको हम लोग सीएफटी के अकॉर्डिंग कैसे एज्यूम करेंगे, तो सीएफटी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग पॉइंट डाइपोल बोलेंगे। तो ये 2 एजम्पशन आपको क्लियर होना चाहिए और यही 2 एजम्पशन बाद में जाके सीएफटी के लिमिटेशंस भी बनते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि सीएफटी ने कैसे एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग को और बाकी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करी थी। अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछते जाऊँगा, आपको उसका आंसर देते जाना है और जैसे से आप आंसर दोगे आप खुद ही खुद सीएफटी लिख दोगे, आपको कुछ अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट, मुझे बताओ डी ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो डी ऑर्बिटल्स भैया 5 होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या पांचों की एनर्जी सेम होती है? क्या पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है? तो क्या भैया हाँ, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम लोग उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते थे। एकदम सही बात है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जब भी हम लोग एक मेटल आयन की बात करते हैं, कोई एक आइसोलेटेड मेटल आयन की बात करते हैं, तो वहाँ पे पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम लोग उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते थे। ठीक है, अच्छा, इमेजिन कर लो मेटल है बीच में, हम लोग ने उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड से अराउंड कर दिया है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मेटल के पास जो आयन है आपका मेटल, जो 5d ऑर्बिटल, जो आपने बोला कि डी ऑर्बिटल जो उसके पास है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? हाँ भैया है, तभी तो डी ऑर्बिटल का मेटल हमने लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गई। अच्छा, क्या लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? हाँ है। अगर मैंने एक मेटल को जिसके पास डी ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, उसको मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड से सराउंड कर दिया है और उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा? हाँ होगा। अच्छा, अगर रिपल्शन हो रहा है तो मुझे बताओ जो एनर्जी है वो बढ़ेगा या कम होगा? तो भैया रिपल्शन होने के कारण जो है ना स्टेबिलिटी कम हो जाता है, और स्टेबिलिटी कम होना मतलब कि एनर्जी बढ़ जाना। हमें पता है कि जितना एनर्जी कम होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें मिलेगा। तो आपने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि दोनों के पास प्रेजेंट है, मेटल के पास भी, लिगेंड के पास भी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी बढ़ जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो इनफाइनाइट लिगेंड था, 5 आपके पास डी ऑर्बिटल्स थे, क्या पांचों को जो रिपल्शन फील हो रहा होगा सेम होगा? अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रहा है ना, तो इसको इमेजिन करने के लिए आप ये सोचो कि आप एक सेंटर पे खड़े हो और आपको इनफाइनाइट लोगों ने सराउंड कर दिया है। वो जो इनफाइनाइट लोग हैं वो अपना पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से ही वो आप पे अटैक कर सकते हैं। उन इनफाइनाइट लोगों ने आपको अटैक करना चालू किया। मान लो अगर आपको इनफाइनाइट लोगों ने सराउंड किया हुआ एक सर्कल में, तो अगर वो मारना चालू करेंगे तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ पे आपको चोट नहीं लगा होगा? कि भैया अगर इनफाइनाइट लोगों ने मुझे सर्कल में सराउंड किया हुआ है, एक स्फीयर में सराउंड किया हुआ है, तो मुझे हर जगह चोट लगेगी। एकदम सही बात है। मतलब कि जो रिपल्शन यहाँ पे जो चोट है, जो अटैक है, उसको रिपल्शन से अगर देखोगे तो आपको हर जगह सेम रिपल्शन फील हुआ है। मतलब कि सारे ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम लेवल से बढ़ी होगी। तो पहले सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, इसलिए वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे। अब सारे ऑर्बिटल्स को रिपल्शन फील हुआ है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फील हुआ है, तो सारे ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इक्वली बढ़ गई है, इसलिए अभी भी उनकी जो डीप जेनरेसी है वो खत्म नहीं हुई है। इतना क्लियर हुआ? तो मतलब कि जब इनफाइनाइट लिगेंड ने सराउंड किया था, स्फेरिकली सिमेट्रिकली सराउंड किया था, तो डी जेनरेसी लॉस्ट नहीं होती है। एकदम सही बात है। अच्छा, अब जो सिनेरियो मैंने आपको दिया था उसी में से जो इनफाइनाइट लोग थे उनको हटा दो, और अब ये मानो कि आप सेंटर में खड़े हो और आपको 6 लोगों ने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, अब सेम चीज़ होता है, वो 6 लोग आपको अटैक करना चालू करते हैं। अब बताओ, क्या आपको हर जगह सेम चोट लगेगी? क्या आपको पूरे बॉडी पे चोट लगेगी? कि भैया नहीं, हमें पूरे बॉडी पे तो चोट नहीं लगेगी पहली बात, और हर जगह पे सेम अमाउंट ऑफ
जो इंजरी है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पार्ट, क्योंकि उनका पोजीशन तो फिक्स है, वो पार्ट जो उस इंसान के पास आ रहा होगा उस पर वो ज़्यादा अटैक करेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा चोट लगेगी, और वो पार्ट जो उस इंसान से दूर होगा उस पर आपको कम इंजरी होगी, कम अटैक उस पर होगा। मतलब कि वैसे ऑर्बिटल्स जो कि उस लिगेंड के पास होंगे वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा फील होगा और उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, और वैसे ऑर्बिटल जो कि उस लिगेंड से दूर होंगे उस पर उतना रिपल्शन फील नहीं होगा, उसकी एनर्जी कम बढ़ेगी, राइट। मतलब कि अभी जो हमने सिनेरियो देखा था जहाँ पे आपको इनफाइनाइट लोगों ने सराउंड किया हुआ था और आप पे अटैक किया था, वहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंजरीज हुई थी। अच्छा, लेकिन जो सेकंड सिनेरियो था जहाँ पे 6 लोगों ने आपको सराउंड किया हुआ था, उसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे इनफाइनाइट लोगों वाले केस से, तो आपको दिखेगा कि अब वो पार्ट जो कि उस इंसान के पास था वहाँ पे ज़्यादा इंजरी मुझे फेस होने को मिलेगा कंपेयर टू पहले वाले केस से, और वो पार्ट जिसमें जो कि उस इंसान से दूर है वहाँ पे कम इंजरी देखने को मिलेगा कंपेयर टू पहले वाले केस से। मतलब कि यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो अटैक का बात किया है मैंने उसको आप रिपल्शन से सब्स्टिट्यूट कर दो, और जो इंजरी है उसको आप एनर्जी से सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि CFT क्या कहता है। इसी चीज़ को हम लोग ने जो अभी देखा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वो केस है जहाँ पे मेटल आयन जो है, जो मेटल है वो आइसोलेटेड स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी लिगेंड नहीं है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जो सारे डी ऑर्बिटल्स है वो डीजेनरेट है, उन सबकी एनर्जी सेम है। अच्छा, अब वो केस आता है जहाँ पे हमने मेटल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड से स्फेरिकली सराउंड कर दिया, सिमेट्रिकली सराउंड कर दिया। तो अब आपको दिखा कि यार सिमेट्रिकली जब सराउंड किया था तो भले एनर्जी बढ़ा था लेकिन सबका इक्वली बढ़ा था, तो डीजेनरेसी लॉस नहीं हुआ था, लेकिन एनर्जी जो है इनिशियल लेवल से ऊपर चला गया है, राइट। इससे कंपेयर करोगे तो एनर्जी इस केस का बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे भी डीजेनरेसी मेंटेन्ड थी, यहाँ पे भी डीजेनरेसी मेंटेन्ड है, राइट। अच्छा, उसके बाद थर्ड केस देखा था हमने जहाँ पे हमने इनफाइनाइट लोगों को हटा के सिर्फ 6 लोग लगा दिए और इनका पोजीशन फिक्स है, जैसा कि इस केस में भी था। अब जब ये अटैक कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स थे जो कि इन लिगेंड्स के पास थे, वहाँ पे आपको ज़्यादा इंजरी देखने को मिली थी, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा रिपल्शन, ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे भरा होगा। और कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स थे जो कि उस इंसान से दूर थे, वहाँ पे आपको कम अटैक और कम इंजरी देखने को मिलेगा कंपेयर टू प्रीवियस केस में। तो मतलब जितना यहाँ एनर्जी हुआ होगा, क्योंकि इनफाइनाइट लोगों ने आपका अटैक किया था तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी था, लेकिन जब 6 लोगों ने अटैक किया होगा और वैसे बॉडी पार्ट पे क्या होगा जो कि दूर है उनसे, तो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे इंजरी कम होगा, और इसलिए इन ऑर्बिटल्स का जो रिपल्शन है वो कम होगा कंपेयर टू इस केस के, और इनकी एनर्जी पुराने वाले केस से कम हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ CFT समझाती है। अब हम लोग बस इसको ऑर्बिटल्स को रख के देखने वाले हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया उसी को अब हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में देख लेते हैं। अब आपको कहानी अगर याद है तो जब भी स्टेटमेंट दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि करेक्ट लिखा है या फिर इनकरेक्ट लिखा है। पहला पॉइंट मैंने बोला था कि 5D ऑर्बिटल्स आपके होते हैं, उन सबकी जो एनर्जी सेम होती है इसलिए वो डीजेनरेट होता है। एकदम सही बात है, वही लिखा है, वी नो दैट 5D ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। डीजेनरेसी इज मेंटेन्ड इफ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड इज प्रेजेंट। तो ये जो फील्ड है ये लिगेंड के फील्ड के कारण प्रेजेंट बोला गया है, और स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड तभी होगा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है या फिर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड प्रेजेंट है तो उस केस में भी डीजेनरेसी मेंटेन रहती है, ये आपने अभी समझ लिया। अच्छा, लेकिन जब आप डेफिनेट ज्योमेट्री में लिगेंड्स को लेकर आते हो, डेफिनेट ज्योमेट्री में लिगेंड्स को लेकर आते हो, मतलब या तो ऑक्टाहेड्रल लेके आओगे या फिर टेट्राहेड्रल लेकर आओगे, उस केस में ये सिमेट्रिकली जो फील्ड आपका था पहले वाले केस में वो अब नहीं रहेगा, और यहाँ पे डीजेनरेसी जो है लिफ्ट हो जाती है, मतलब डीजेनरेसी अब नहीं रहती है, और इस केस में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई पूछे, अब मान लो आपने अभी कहानी सुना, मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ ये इनइक्वालिटी क्यों हुई थी कि कुछ जगह पे आपको ज़्यादा इंजरी हुआ था, बाकी जगह पे कम इंजरी हुआ था, तो आपको लगेगा यार कुछ बॉडी पार्ट्स थे ना वो अटैकर्स के पास थे और कुछ बॉडी पार्ट्स अटैकर से दूर थे, इसलिए हुआ था। मतलब कि जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ ऑर्बिटल्स को जो रिपल्शन है वो ज़्यादा फील हुआ था और कुछ को रिपल्शन कम फील हुआ था। इतना क्लियर है सबको? उसी चीज़ को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये हमने बेसिक चीज़ देख ली। अब हम लोग देखते हैं कि CFT ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे लगता है और CFT टेट्राहेड्रल के केस में कैसे लगेगा, उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। मैंने क्या बोलता है कि जब भी आपके लिगेंड मेटल को सराउंड करेंगे तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जैसे ही 6 लिगेंड्स, ऑक्टाहेड्रल का केस है तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स आएंगे, जैसे ही 6 लिगेंड्स मेटल एटम को सराउंड करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होना चालू हो जाता है। किसके इलेक्ट्रॉन्स? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन चालू हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, क्या रिपल्शन इक्वली हो रहा था? तो भैया आप बोलोगे कि भैया 2 केस था, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड्स थे, जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल केस था, वहाँ पे रिपल्शन इक्वल अमाउंट में हो रहा था, इसलिए एनर्जी तो बढ़ी थी इनिशियल केस से जब मेटल जो था वो आइसोलेटेड स्टेट में था, लेकिन इक्वली बढ़ा था। तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वली बढ़ गई थी, तो अभी भी डीजेनरेसी मेंटेन्ड थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें? जब 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल केस की बात करें, तो जैसे ही आपको ऑक्टाहेड्रल केस बोल दिया, स्पेसिफाई कर दिया, समझ जाना है कि 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो अब वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री में प्रेजेंट होंगे। अब तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल केस नहीं है, तो अब कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जिनमें रिपल्शन ज़्यादा फील हो रहा होगा और वो उनका जो एनर्जी वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें उतना रिपल्शन फील नहीं हो रहा होगा, तो इनिशियल केस के कंपैरिजन में उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बताने वाला। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्सिस है, कौन सा ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है और कौन सा ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल केस में जो लिगेंड्स है ना वो मेनली एक्सिस के अलोंग आते हैं, ठीक है। आपके XY Z 3 एक्सिस है, वैसे ऑर्बिटल्स जो कि एक्सिस पे ही प्रेजेंट होंगे तो वो डायरेक्टली लिगेंड्स को फेस करेंगे और वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा। क्लियर?
आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल्स डायरेक्टली एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं वो दो ही होते हैं। कौन कौन से? dx² - y² और dz²। तो ये क्योंकि एक्सिस पे प्रेजेंट है और लिगेंड एक्सिस से ही आ रहा है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा फील होगा और यहाँ पे एनर्जी इन दो ऑर्बिटल्स की ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz और dxz, ये क्योंकि एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब xy जो है वो x और y के बीच में प्रेजेंट होगा 45 डिग्री पे, yz जो है वो y और z के बीच में प्रेजेंट होगा, एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली उस इनफाइनाइट वाले केस के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियल केस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनको कम अटैक फील हुआ था, जिन पे इंजरी कम हुआ था, ठीक है। आया समझ में? इन पे इंजरी ज़्यादा हुआ था, इन पे इंजरी कम हुआ था। अब यहाँ पे मैं एक अच्छा असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे ही कोई लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगा, आप बोलोगे एकदम सही बात है। अगर वो इनफाइनाइट लिगेंड्स नहीं है, 6 लिगेंड आ रहा है, 4 लिगेंड आ रहा है, मतलब 6 ऑक्टेट्राइड केस में, 4 टेट्राइड के केस में, तो मतलब स्प्लिटिंग तो होगा। अच्छा, रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा स्प्लिटिंग यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन हो रहा है। क्या सिर्फ यही सही रीज़न है? सही रीज़न इसका है कि यहाँ पे रिपल्शन तो हो रहा है, लेकिन कुछ ऑर्बिटल्स को ज़्यादा रिपल्शन फील हो रहा है और कुछ को कम फील हो रहा है। तो यहाँ पे अनइक्वल रिपल्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट होंगे उनको ज़्यादा रिपल्शन फील होगा, और वो जो कि एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, ये 3 जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनको रिपल्शन कम फील होगा यहाँ पे। तो ये अगर रीज़न आपको लिखा हुआ मिलता है, ये भी रीज़न हो सकता है कि डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इसलिए हट जाती है क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन हो। तो ये भी सही बात है, ऐसा भी लिख के दें। इसमें आपको एज्यूम करना है कि ये लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे अनइक्वल रिपल्शन की बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरा अगर वो लिख के देते हैं कि नहीं, वैसे ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के पास प्रेजेंट है उनको ज़्यादा रिपल्शन फील होगा, इसलिए उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वैसे जो कि बीच में एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है उनको कम रिपल्शन फील होगा, उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये भी रीज़न आपका हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया आपको क्लियर होना चाहिए कि स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है। स्प्लिटिंग हो रहा है रिपल्शन के कारण और अनइक्वल रिपल्शन के कारण, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने देखा, ये जो हमने कहानी पढ़ी, इससे हम लोग को फाइनल आउटकम क्या मिला जो कि हम लोग को याद रखना है। हमने देखा कि जैसे ही ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग की बात हो तो जो पुराने डी ऑर्बिटल्स थे, जो कि 5 डी ऑर्बिटल्स थे, उन सबकी एनर्जी सेम थी, अब वो नहीं रहेगा। ऑक्टाइडल के केस में जैसे ही लिगेंड पास आता है ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 और 3 ऑर्बिटल्स में। नीचे जहाँ पे 3 ऑर्बिटल होगा, ऊपर यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स होंगे। जो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं उनको हम लोग T2G ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं, ऊपर वाले को हम लोग EG ऑर्बिटल बोल रहे हैं। तो हम लोग को फाइनल आउटकम ये मिला कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी पे चले गए जिनको हम लोग EG ऑर्बिटल बोल रहे हैं, और 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई जिनको हम लोग T2G ऑर्बिटल बोल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है ऑक्टाइडल के केस में, ठीक है। वही चीज़ अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ तो आपको दिख रहा है कि ये वो केस है जहाँ पे मेटल आइसोलेटली प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी लिगेंड नहीं है, वहाँ पे सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, सबकी एनर्जी सेम है। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड्स स्फेरिकली सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज हो गए तो वहाँ पे भी भले ही रिपल्शन तो आया, क्योंकि लिगेंड आया तो मेटल लिगेंड के बीच रिपल्शन होगा, इसलिए इनिशियल केस से यहाँ एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन इक्वली बढ़ी है सबकी, तो यहाँ पे डीजेनरेसी मेंटेन्ड है। अच्छा, उसके बाद क्या आया? उसके बाद हमने लिगेंड्स को हटा दिए, सिर्फ हमने एक डेफिनेट ज्योमेट्री में कुछ ही लिगेंड्स को छोड़े। ये केस ऑक्टाइडल का केस है। उसके बाद हम लोग टेट्राइडल का देखेंगे, तो यहाँ पे आपको 6 लिगेंड्स दिख रहे हैं, बाद में आपको 4 लिगेंड्स दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्बिटल जो कि एक्सिस में प्रेजेंट है उनको ज़्यादा रिपल्शन फील होगा, इसलिए वैसे ऑर्बिटल्स जो थे यहाँ पे 2 थे, dx² - y² और dz², इसलिए आपको दिख रहा है कि 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई है, और उनको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं EG ऑर्बिटल्स। कितने EG ऑर्बिटल्स हैं? तो 2 EG ऑर्बिटल्स हैं। क्या क्या है? तो ये है। अच्छा, बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स थे वो क्योंकि एक्सिस के बीच में प्रेजेंट थे तो उनमें उतना रिपल्शन नहीं आया, इसलिए उनकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम हो गई। कितने वैसे ऑर्बिटल्स थे? तो 3 थे, उनको क्या बोल रहे हैं? तो T2G बोल रहे हैं। तो 3 T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है और 2 EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसका जो हमने बेसिस लिया है उसको हम लोग यहाँ पे बैरी सेंटर बोल रहे हैं। तो बैरी सेंटर कुछ नहीं है, जो एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स स्फेरिकली क्रिस्टल फील्ड में हम लोग को दिखा था उसी को हम लोग बैरी सेंटर बोल रहे हैं। जो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में जो हम लोग को एवरेज एनर्जी मिला था उसको हम लोग बैरी सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता चाहिए, बैरी सेंटर वाला अगर स्टेटमेंट आता है तो आपको गलत नहीं करना है। अच्छा, ये कंफ्यूज होना है कि यार भैया आप तो बोल रहे हो यार एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि भले कम हो रहा है लेकिन रिपल्शन तो लग रहा है। तो आपको मैंने बोलता है ये हम लोग जो बोल रहे हैं एनर्जी कम हो रहा है वो इनफाइनाइट वाले केस से देख रहे हैं। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट रिपल्शन हुआ था, उसके कंपैरिजन में अब उतना रिपल्शन फील नहीं होगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी, रिपल्शन क्योंकि कम हो गया है इनफाइनाइट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप इनिशियल से देखोगे जहाँ लिगेंड प्रेजेंट नहीं था और यहाँ पे लिगेंड क्योंकि अभी भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो अभी भी इसकी एनर्जी ऊपर ही है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी थी। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बैरी सेंटर तो मैंने बता दिया क्या था, एवरेज एनर्जी, जो कि जब मेटल को स्फेरिकली सिमेट्रिकल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड से सराउंड किया था तो उस समय जो एवरेज एनर्जी थी उसको हम लोग बैरी सेंटर बोल रहे हैं। तो इस बैरी सेंटर से अगर आप देखते हो तो EG ऑर्बिटल्स जो कि 2 थे उनकी एनर्जी कितनी बढ़ी है? तो 3/5 ऑफ डेल्टा ओ। अब डेल्टा ओ क्या है बताता हूँ मैं आपको। और इसी बैरी सेंटर से जो 3 T2G ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी कितनी कम हुई है? तो 2/5 डेल्टा ओ कम हुई है। अच्छा, ये डेल्टा ओ क्या है? तो डेल्टा ओ कुछ और नहीं है बल्कि CFSE है,
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, यही आपको बाद में कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, आपको 1-2 क्वेश्चन पीवाईक्यू में इसके मिलेंगे। तो अब ये डेल्टा ओ क्या है? ये डेल्टा ओ है आपका CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पे ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग ऑक्टाहेड्रल केस की बात करें तो यहाँ पे इसलिए CFSE ये ऑक्टाहेड्रल का है, उसी को यहाँ स्पेसिफाई करता है डेल्टा ओ। ठीक है, तो डेल्टा ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल के केस में CFSE। अच्छा, उसी का जब आप 3/5 फ्रैक्शन लेते हो तो वो एनर्जी जिससे EG ऊपर गया है, और 2/5 उसी एनर्जी का जब फ्रैक्शन लेते हो तो उसी लेवल से T2G आपका नीचे आया है, उतना ही एनर्जी से T2G आपका नीचे आया है, और इसको नेगेटिव में लिया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको मुझे बताते जाना है। मुझे बताओ कि ऑक्टाहेड्रल के केस में कितने EG ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं? तो आप बोलोगे भैया EG ऑर्बिटल जो है ना हमेशा 2 ही होते हैं। ठीक है, चाहे मैं टेट्राहेड्रल की बात करूँ या फिर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ, EG ऑर्बिटल्स अगर आप पूछोगे कितने हैं तो 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो dx² - y² और dz² हैं। अच्छा, T2G कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से हैं जो बच गए? dxy, dyz और dxz। अच्छा, याद कैसे रखें? तो T से याद रखो, T for 3, और T में ऑलरेडी 2 आ रहा है तो आपको T को 2 कंसिडर नहीं करना है ना। T2G यहाँ पे दिख रहा है आपको T2G है, तो आपको T को 2 कंसिडर नहीं करना है, T for 3 याद रखना है, और 3 ऑर्बिटल्स आपको याद आ जाएंगे। अच्छा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि T2G में हमेशा 3 ऑर्बिटल होते हैं, EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं। ऊपर नीचे कौन होगा यही फर्क पड़ता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? किसकी एनर्जी बढ़ी हुई होती है? तो आप बोलोगे भैया ऑक्टाहेड्रल में जो है ना EG की एनर्जी बढ़ जाती है और T2G की एनर्जी कम हो जाती है। अच्छा, एकदम सही बात है। अच्छा, कितने से बढ़ती है? तो आपको याद रखना है कि यार T2G में ना 3 ऑर्बिटल होता है, T for 3, तो मतलब उसकी एनर्जी जो है वो 2/5 से कम हो जाएगी। तो जिसका 3 है वो 2/5 से कम हो गया, और जिसके पास 2 ऑर्बिटल है वो 3/5 से बढ़ गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। इससे आप क्या है, अगर भूल भी जाते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको याद रहेगा, किसमें कितना होता है, कौन कितने एनर्जी से बढ़ जाएगा ये भी आपको याद रहेगा। बस कौन ऊपर है कौन नीचे यही फर्क पड़ता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ये मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं, और ये बता दिया मैंने डेल्टा ओ का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ लाइन लिखती है कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये जो डेल्टा ओ है, मतलब कि कितना स्प्लिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आपको याद आएगा भैया हमने देखा था ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था रिपल्शन से। रिपल्शन किसके बीच? मेटल और लिगेंड के बीच। मतलब कि लिगेंड और मेटल के बीच जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे डेल्टा ओ बढ़ेगा। अब मेटल तो फिक्स है, लेकिन मैं लिगेंड चेंज कर सकता हूँ। तो मैं अगर जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड लाऊंगा जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज़्यादा रिपल्शन यहाँ पे करवाएगा, वो उतना ज़्यादा यहाँ पे डेल्टा ओ क्रिएट करेगा, उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट करेगा। तो मतलब कि जो स्प्लिटिंग है, ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है जिसको आप यहाँ पे डेल्टा ओ बोल रहे हो, ये डिपेंड करता है कि जो लिगेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑल्सो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि मेटल आयन के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ पे आपका ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करता है, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे और उसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा भी। तो ये सबसे पहले याद रखो, एनसीईआरटी लिखती है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो डेल्टा ओ है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आपको याद रहेगा भैया जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन का उस पर डिपेंड करेगा, और रिपल्शन कहाँ से आ रहा है? लिगेंड्स के और मेटल के बीच आ रहा है। तो लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतना ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑल्सो मेटल पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटल पे जितना चार्ज होगा लिगेंड को वो उतना पास अट्रैक्ट करेगा, जितना पास लिगेंड आएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे और रिपल्शन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखिए, लिगेंड्स जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो ज़्यादा स्प्लिटिंग यहाँ पे करवाएंगे। अच्छा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक लिगेंड का ऑर्डर होता है कि अगर आपको स्ट्रेंथ पता करना है तो उसका एक ऑर्डर दिया हुआ है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल रहे हैं। ये मैंने आपको याद करवा दिया था, इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने बोला था आपको कि यूज़ तो हमने भले इसको वीडियो में किया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये दिया कहाँ गया था? सीएफटी में दिया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है, लिगेंड के स्ट्रेंथ के बारे में बात वीबीटी में नहीं हुई थी, सीएफटी में हुई है। ये अब आपको क्लियर हो रही है बात। अब ये तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट लेक्चर में इसको याद कर लो। ठीक है, ये आपने याद कर लिया होगा। इसको बोलते क्या है? इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। आपसे अगर इनको क्वेश्चन पूछना होगा वो ये पूछेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये किस पे बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। मतलब कि कोई लिगेंड कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको जब हमने सारे लिगेंड्स के लिए निकाला उसके अकॉर्डिंग हमने इस सीरीज को लिखा है। अब इसका क्या मतलब है इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, जब हम लोग उसको देखेंगे तब मैं इसको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से कैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा हुआ है वो आपको आगे समझ में आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि सीएफटी के फॉर्म में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, जो ऐसे लिखा होता है, अगर आपने कहीं देखा हो T2G3 EG1, ये कैसे लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, वो देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग के पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका जब आपने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो आपको पता चल रहा है कि वो D1 स्टेट में है। ठीक है, अच्छा, मतलब कि उसमें D ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आप नॉर्मली बनाने जाते तो आप कैसे बनाते? 5 D ऑर्बिटल बनाते जो कि डीजेनरेट है, उसमें आप एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करते। लेकिन अभी तो आपको पता है कि ये तब होता है जब मेटल आयन आइसोलेटेड स्टेट में। लेकिन इस चैप्टर में आप जब भी पढ़े हो तो वहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, तो लिगेंड के केस में ये तो स्प्लिट हो जाएगा। और क्योंकि आप यहाँ पे ऑक्टेटल केस देख रहे हो तो ये स्प्लिट ऐसे होगा, 3 नीचे और 2 ऊपर। ये जो 3 नीचे है ये T2G ऑर्बिटल है, ऊपर जो है ये EG ऑर्बिटल है। ये तो सबको क्लियर है। अच्छा,
तो मतलब कि ये जो आपको स्टार्टिंग के 3 दिख रहे हैं ये आपके T2G ऑर्बिटल है, और ये जो बाद के 2 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं ये EG ऑर्बिटल है। इतना क्लियर है? तो मतलब कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे फिल किया वो ये T2G वाला इलेक्ट्रॉन था, एकदम सही था। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा D1 वाले के लिए, तो ये आएगा T2G1 EG0 आएगा, ऐसा एकदम सही बात है। अच्छा, अगर ये D2 होता तो उस केस में क्या होता, एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता। क्या ये अभी भी T2G ऑर्बिटल में ही आ रहा है? आ रहा है। तो क्या ये कन्फिग्रेशन चेंज होकर T2G2 हो जाता? एकदम आ जाता। अच्छा, D2 के लिए मैंने लिख दिया तो ये D2 के लिए हो गया था। अच्छा, अब मैं D3 के लिए लिख रहा हूँ, तो D3 के अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक और अनपेयर्ड लिख देता हूँ। क्या इस केस में ये हो जाएगा T2G3 EG0, क्योंकि अभी भी EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं D4 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हम लोग इसको नहीं देख रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग VBT करते थे, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग CFT देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं D4 करने जा रहा हूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मैं वापस से T2G में ही इलेक्ट्रॉन फिल करूँ और यहाँ पे एक अब आपकी पेयरिंग चालू हो जाएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि मैं अब पेयरिंग छोड़ देता हूँ, मैं क्या करता हूँ EG में एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये केस करता हूँ जहाँ पे मैंने यहाँ पे पेयरिंग करवाई थी, तो इसके लिए जो आपका कन्फिग्रेशन है वो आ जाएगा T2G4 EG0, है ना, क्योंकि मैंने ऊपर इलेक्ट्रॉन डाला नहीं, मैंने यहाँ पे पेयरिंग करवा दिया। उस केस में आ जाएगा T2G4 और EG अभी भी खाली रह जाएगा। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे तो पेयरिंग नहीं करवाई, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, उसमें आ जाएगा ये T2G3 EG1। अब कौन सा सही होगा ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है आपके पास। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड आपके प्रेजेंट है, तो वो क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। तो उस केस में आपका जो कन्फिग्रेशन है वो T2G4 वाला आएगा जहाँ पे पेयरिंग हुई थी। और अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में आपका EG वाला जो कन्फिग्रेशन है वो आएगा जहाँ पे EG में एक इलेक्ट्रॉन चला गया था और पेयरिंग नहीं हुई थी। और यही चीज़ एनसीईआरटी समझाती है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हो तो उसमें D3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स T2G में आएंगे अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। अच्छा, लेकिन जैसे ही D4 पे आते हो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो जाता है, या तो आपका ये केस हो जाएगा जो कि हमने देखा जहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई थी और इलेक्ट्रॉन आपका EG वाले में चला गया तो ऊपर वाले में, और दूसरे केस में जहाँ पे पेयरिंग हो जाती है और EG में ना जाके T2G में ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने बोला था जब पेयरिंग स्टार्ट हो रही है वो कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा जो पेयरिंग करवा पाएगा, और वहीं पे अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है आपके EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्यों हो रहा है ये समझना इंपॉर्टेंट है। हमने ये बात पहले भी करी थी VBT में, मैंने आपको बता दिया था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग करवा देना, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग मत करवाना। इसका रीज़न जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से AR क्वेश्चन बन के आ सकता है। अच्छा, रीज़न ये है कि आपने देखा था कि जैसे लिगेंड पर आएगा तो वहाँ पर रिपल्शन होगा, स्प्लिटिंग होगी। हमने जस्ट ऊपर देखा, एनसीईआरटी लिखती है कि जितना ज़्यादा लिगेंड का फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, मतलब लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा वो स्प्लिटिंग करवाएगा। एकदम सही बात है। अच्छा, मतलब कि ये जो गैप आपको दिख रहा है जिसको आपने डेल्टा O बोला था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोली थी, ये कितना बड़ा होगा डिपेंड करता है कि लिगेंड का स्ट्रेंथ कितना है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा उतना ज़्यादा ये गैप बढ़ते जाएगा। अच्छा, मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊँ, अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उस केस में ये ले लेता हूँ मैं T2G ऑर्बिटल, जहाँ पे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और यहाँ पे EG ऑर्बिटल। ये मैंने बताया है जब कोई एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो उसके बीच गैप मैंने मान लिया ये है। सेम यहाँ पे मैं लेता हूँ EG ऑर्बिटल, यहाँ पे मैं लेता हूँ T2G ऑर्बिटल, और ये मैंने तब बनाया है जब वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। मेटल आयन सेम है, सब कुछ सेम है, बस लिगेंड का फर्क है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो गैप है वो इसके मुकाबले ज़्यादा है। ये मैंने डेल्टा O1 ले लिया है, डेल्टा O2 आपको दिख रहा है कि जो डेल्टा O1 है वो ज़्यादा है डेल्टा O2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट था तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई है। अच्छा, अब मुझे बताओ 3 इलेक्ट्रॉन मैं भर चुका हूँ दोनों में, मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पेयरिंग कराऊँ या फिर मैं ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन भेज दूँ। अच्छा, आपको मुझे बताओ कि कहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजने में ज़्यादा दिक्कत होगा, इस वाले केस में या इस वाले केस में। तो आपको दिख रहा है अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजना है तो मुझे इतना एनर्जी का गैप क्रॉस करना होगा, लेकिन अगर मुझे इस केस में भेजना है तो मुझे कम एनर्जी का गैप क्रॉस करना होगा। तो मतलब कि इस केस में पेयरिंग करवाना ज़्यादा आसान है क्योंकि ऊपर भेजना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस केस में आपको दिख रहा है कि ऊपर भेजना ज़्यादा आसान है क्योंकि पेयरिंग करवाने में दिक्कत हो रही है आपको। ऐसा समझ, मतलब कि जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ऊपर भेजने से आसान होगा कि पेयरिंग करवा लो। और अगर एनर्जी गैप कम होगा जो कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में होता है, वहाँ पे आप चाहते हो कि यार एनर्जी गैप कम है, इससे अच्छा पेयरिंग में जो मैं एनर्जी लगाऊंगा इससे अच्छा मैं ऊपर भेज देता हूँ, इसलिए वहाँ पे पेयरिंग नहीं होता है। तो वही चीज़ एनसीईआरटी समझाती है कि अगर डेल्टा O मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, पेयरिंग एनर्जी से कम है, मतलब आपको पेयरिंग करवाने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी कंपेयर टू उसको ऊपर भेजने में, उसमें आप क्या करोगे, आप ऊपर भेज दोगे। ये केस आपको कब देखने को मिलता है ये पूछते हैं कि आपको पता होना चाहिए। तो जब भी वीक फील्ड लिगेंड होगा तो उसी केस में ये केस होगा कि पेयरिंग में आपको एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इसलिए आप पेयरिंग नहीं करवाते हो वीक फील्ड लिगेंड के केस में और आप उसको ऊपर भेज देते हो। तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मुझे बताओ अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो कौन सा सही होगा, डेल्टा O लेस देन P या फिर डेल्टा O मोर देन P। तो आपको दिख रहा है यार वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है, ऊपर आसानी से चला जाता है, मतलब कि डेल्टा O कम होता है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपका डेल्टा O ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी के केस से, इसलिए पेयरिंग करवाना आसान होता है, ठीक है। जहाँ पे एनर्जी कम लग रही होगी वही चीज़ आप करवाना चाहोगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पेयरिंग एनर्जी कम है
कंपेयर टू ऊपर भेजने वाले एनर्जी से, इसलिए आप यहाँ पे पेयरिंग करवा लेते हो कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता है। वही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पे लिखती है। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने बताया आपको कि वीक फील्ड लिगेंड के लिए कौन सा कंडीशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा यार क्वेश्चन क्या बना के दे सकते हैं आपको, वो लिख देंगे OH नेगेटिव इज ए वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, रीजन दे देंगे डेल्टा O इज लेस देन P। एकदम सही बात है, यही रीजन है कि वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, क्योंकि उस केस में जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो पेयरिंग नहीं करवा पाता है और वो ऊपर जाना प्रेफर करता है। एकदम सही बात है, तो ये AR का इस एसेशन का ही सही रीजन हो जाएगा। ऑल्सो अगर मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स देता हूँ जिसमें वीक फील्ड लिगेंड लगा होगा, मैं आपको बोलूँगा कि ये जो है ना, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। सबसे पहले तो चेक कर लेना कि वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं बनाएगा। अगर बनाएगा तब तो एसेशन ठीक हो गया। रीजन उसमें दे देंगे कि इस केस में जो लिगेंड है उसकी डेल्टा O लेस देन P है। एकदम सही बात है, डेल्टा O मतलब कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, तभी वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, पेयरिंग नहीं करवा रहा है, ऊपर भेजना प्रेफर कर रहा है एकदम। तो यही AR इसमें बन सकता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो बाकी ये भी बोल सकते हैं D4 के लिए जो पॉसिबिलिटी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो EG ऑर्बिटल में एंटर करना प्रेफर कर रहा है कंपेयर टू T2G में पेयरिंग करवाना, तो उसका भी रीजन आपका यही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। सेम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए भी यहाँ पे बना सकते हैं, इसको देख लेना। अब हम लोग इससे पहले कि CFSE कैलकुलेट करना सीखें, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन PYQ में है, इसको सीखने से पहले हम लोग टेट्राहाइड्रल के केस को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या चेंज आता है। उसमें आपको याद रखना है कि जो भी ऑक्टाहाइड्रल में आपने देखा था उसको आपको उल्टा कर देना है, ठीक है, एकदम पकड़ के उसको उल्टा कर दो और जो भी आपको दिखेगा सेम वो टेट्राहाइड्रल का आपको लिख देना है। आपने देखा था, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है ऑक्टाहाइड्रल में नीचे को क्या प्रेजेंट था, लोअर एनर्जी किसके पास थी, T2G के पास थी या फिर EG के पास थी, तो आप बोलोगे यार भैया नीचे जो था ना वो T2G था। अच्छा, टेट्राहाइड्रल में नीचे क्या होगा, E वाला होगा। एकदम सही बात है। अच्छा, इससे पहले कि आपको डाउट है कि भैया G कहाँ गया, तो आपको बताता हूँ कि जो G सब्सक्रिप्ट है वो हम लोग सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर के केस के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास सिमेट्री होती है, उनके पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहाइड्रल में भी स्क्वायर प्लेनर में भी। लेकिन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ये सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आप G सब्सक्रिप्ट यूज़ नहीं करते हो। ये एक बहुत अच्छा AR क्वेश्चन बन के आ सकता है कि टेट्राहाइड्रल के केस में हम लोग T2 और E ऑर्बिटल मेंशन करते हैं, ना कि T2G और EG। इसमें G सब्सक्रिप्ट कहाँ गायब है, इसमें G सब्सक्रिप्ट इसलिए गायब है क्योंकि जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती, इट लैक्स ए सिमेट्री। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको ऑक्टाहाइड्रल का सब कुछ पता है कि कैसे स्प्लिटिंग होती थी, उस सेम चीज़ को आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है कि इन टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन द D ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड एंड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू ऑक्टाहाइड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ऑक्टाहाइड्रल फील्ड स्प्लिटिंग अगर आपको पता है तो उससे दो चेंज आता है यहाँ पे। एक कि जितना स्प्लिटिंग वहाँ पे हुआ था डेल्टा O जिसको हम लोग बोल रहे थे, और यहाँ पे जो होता है जिसको हम लोग डेल्टा T बोल रहे हैं, तो कौन ज़्यादा होगा, डेल्टा O ज़्यादा होता है कंपेयर टू डेल्टा T। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो डेल्टा T है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू ऑक्टाहाइड्रल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। तो एक्जैक्टली कितना है वो चीज़ यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ये आपको याद होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, ठीक है। आपको एग्जाम में डेल्टा O का वैल्यू दिया हुआ था, आपको एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दिया था और उसकी CFSE बता दी थी, ठीक है। आपको ये नहीं बोला गया था कि डेल्टा O इतना है, आपको बोला कि एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका CFSE इतना है। उसके बाद आपको एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दे दिया और बोला कि इसका मुझे डेल्टा T बता दो। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो मुझे दिया है ना वो डेल्टा O दिया है और मुझे डेल्टा O और डेल्टा T के बीच रिलेशन पता है, तो मैं रख के निकाल लूँगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जो डेल्टा T है वो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O होता है, और 4/9 मतलब समझ में आ रहा है कि डेसिमल में है, मतलब कि जो डेल्टा O है उससे डेल्टा E छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपने देखा कि एक और वर्ड था जो कि आपको पता होना चाहिए, वो है इन्वर्टेड, मतलब कि ऑक्टाहाइड्रल के केस से आपको टेट्राहाइड्रल केस को इन्वर्ट कर देना है। तो उसमें T2G आपके लोअर एनर्जी पे प्रेजेंट था, यहाँ पे E लोअर एनर्जी पे प्रेजेंट होगा, और T2 आपका यहाँ पे हाई एनर्जी पे प्रेजेंट होगा। जो E था उसमें कितने ऑर्बिटल्स है, मैंने बोलता हमेशा फिक्स होता है, E में आपके हमेशा 2 ऑर्बिटल्स होंगे और T2 में आपके हमेशा 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल में हम लोग T2G बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग T2 बोलते हैं। ये चीज़ है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने बोलता कि एवरेज से जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने बोलता कि जो E वाला केस है उसमें 2 ऑर्बिटल है, 2 है तो उसमें 3/5 से चेंज आएगा। ऑक्टाहाइड्रल में क्योंकि E ऊपर था तो वहाँ पे 3/5 से बढ़ रहा था, यहाँ पे E क्योंकि नीचे है तो यहाँ पे 3/5 से कमेगा, सिंपल। अच्छा, वहाँ पे T जो था वो नीचे था, तो T में कितने ऑर्बिटल से 3 थे, तो 3 थे तो मतलब 2/5 से कम हो रहा था एनर्जी, यहाँ पे 2/5 से बढ़ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। अब इतना कुछ देखने के बाद आपको इतना तो क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे कि किसी केस में पेयरिंग क्यों नहीं हो रही होगी, या फिर मैं अगर आपसे पूछता हूँ मुझे बताओ कोई कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना क्यों प्रेफर करेगा, तो आप सोचोगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना मतलब कि पेयरिंग ना करना, तो मतलब वो पेयरिंग नहीं करना प्रेफर कर रहा। तो आप देखोगे, आपको याद आएगा कि हमने देखा था पेयरिंग वो तब करना प्रेफर नहीं करता है जब उसको पेयरिंग में तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है लेकिन ऊपर जाने में उसका एनर्जी कम लगेगा। मतलब कि अगर उस केस में डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से कम है, डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से कम है, किसी कारण से जो स्प्लिटिंग वो कम हो रहा है, तो उस केस में वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना प्रेफर करेगा और पेयरिंग करवाना प्रेफर नहीं करेगा। और आपको यहाँ पे दिखा था कि जो डेल्टा T का केस है, टेट्राहाइड्रल में जो स्प्लिटिंग हो रही है वो ऑक्टाहाइड्रल से काफ़ी कम हो रही है, 4/9 टाइम्स है, ठीक है, काफ़ी कम होती है। इसलिए आपको यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है रियरली ही देखने को मिलता है। तो ये आपका एक अच्छा AR क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि एसेशन यहाँ पे हो सकता है कि जो टेट्राहाइड्रल का केस है उसमें आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रियरली ऑब्जर्व करने को मिलता है। रीजन दे देंगे डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O।
आधे को समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल के चले गए। आपको इसमें ये समझना है कि ये बताना चाह रहे हैं, रीज़न आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि डेल्टा टी जो है ना वो ऑक्टेट के केस में बहुत कम है। तो जहाँ पे आपको ऑक्टेटल में हाई स्पिन लो स्पिन दोनों देखने को मिल रहा है, टेट्राहेड्रल बन ही इसलिए रहा है क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनाना चाह रहा है। लो स्पिन बन जाएगा तो वो स्क्वायर पैदा नहीं हो जाएगा। यही आपका यहाँ पे रीज़न हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है वो काफ़ी कम है। स्प्लिटिंग काफ़ी कम है तो जो इसके कॉम्प्लेक्स है वो प्रेफर करते हैं कि यार पेयरिंग करवाने से अच्छा है ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। ऊपर चले जाएंगे तो पेयरिंग होगी नहीं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, राइट। अब कलर वाला पार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे CFSE का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ये आपको अच्छे से याद करना है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया तो जो CFSE आप कैलकुलेट करोगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्योंकि रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो जो CFSE एक फॉर्मूला आप याद रख लो फिर आप रिवर्स कर देना। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल केस में जो CFSE का फॉर्मूला है वो है -0.4x + 0.6y फिर डेल्टा O प्लस पेयरिंग एनर्जी, ये फॉर्मूला आपका आता है। अच्छा, ये 0.4 कहाँ से आया, 0.6 कहाँ से आया, ये आपको देखना है। तो कुछ नहीं, आपने देखा था जो 2/5 है सॉल्व करोगे तो 0.4 आएगा, 3/5 है सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा। मैंने बोला था ये क्योंकि इस एवरेज एनर्जी से नीचे है इसलिए ये माइनस में लिया जाता है, इसी को उन्होंने -0.4 लिया हुआ है और ऊपर वाले को प्लस में लेते हैं इसलिए उन्होंने +0.6 लिया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स EG में प्रेजेंट है उसको उन्होंने +0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया और कितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में प्रेजेंट है उसको इन्होंने -0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सम कर दिया और फिर प्लस में पेयरिंग एनर्जी कर दी और इससे आपका निकल जाता है CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब कि सेम अगर आप टेट्राहेड्रल में करने जाओगे तो उसमें नीचे अलग हो गया, नीचे 3/5 है तो आपका जो माइनस में 0.4 था अब वो माइनस में 0.6 हो जाएगा और प्लस में उल्टा हो जाएगा 0.4, ठीक है। अभी भी यहाँ पे फ़र्क आपको चेंज नहीं करना है, जो यहाँ पे y है इस केस में जो y है वो आपका E वाला ही है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें मैंने आपको समझा दिया। आप अपना वो डायग्राम याद रखो, ठीक है, कि कौन सा ऊपर होता था कौन सा नीचे होता था। नीचे वाले को आपको माइनस में करना है, फ्रैक्शन आपको पता है और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक कॉम्प्लेक्स है जिसका सॉल्व करके आ रहा है T2G4 EG0 और ये आपका ऑक्टाहेड्रल का केस है। उस केस में आपको दिख रहा है T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है। ऑक्टाहेड्रल का केस है तो उसमें आपको दिख रहा है कि यार T2 में ना -0.4 होता था तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो -0.4 × 4 कर दिया तो ये हो गया आपका -1.6। अच्छा, EG0 था तो EG में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो +0.6 × 0, ठीक है। ये सॉल्व होकर आ जाएगा आपका -1.6, ब्रैकेट के बाहर क्या था डेल्टा O था प्लस पेयरिंग एनर्जी थी, ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा। डेल्टा O की वैल्यू दी होगी, पुट कर दिया, पेयरिंग एनर्जी कर दिया तो पुट कर दिया, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है x = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, y = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। तो यहाँ तक हमने देख लिया, जो पॉइंट्स हमको कवर करने थे सब कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर कैसे दिखता है, ये चीज़ को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। मोस्टली जितने भी आपको ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे वो सारे के सारे वाइड रेंज ऑफ कलर दिखाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, मान लो ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इससे वाइट लाइट पास हो रहा है। अगर ये वाइट लाइट एज इट इज़ निकल जाता तो इसमें कोई भी कलर नहीं आता है। लेकिन होता क्या है कि वाइट लाइट आपके विबग्योर से मिलकर बना है, सबको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, विबग्योर से मिलकर बना है। इसमें से कोई एक कलर ये कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके कारण जो ये लाइट निकल रहा था वाइट कलर का निकल रहा था अब ये वाइट निकलेगा नहीं, दूसरे कलर का निकलेगा। मान लेते हैं ये वाइट यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे बीच में रेड एब्जॉर्ब कर लिया और ये अब ग्रीन कलर का निकल रहा है, तो आपको जो ये कॉम्प्लेक्स है वो ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। मतलब इसमें हुआ क्या कि इस कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब किया रेड कलर और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में जो भी कलर होगा वो कलर आपको इस कॉम्प्लेक्स का दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया इसका एग्जैक्ट मत मानना, मैंने समझाया। तो हो क्या रहा है कि कॉम्प्लेक्स है उससे व्हाइट लाइट पास हो रहा है, अगर वो एज इट इज पास हो जाता तो आपको कॉम्प्लेक्स का कोई कलर देखने को नहीं मिलता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स ने उस व्हाइट कलर के स्पेक्ट्रम में से एक किसी कलर को या फिर कुछ पार्ट ऑफ कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण उससे कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर है, जो मतलब कि जो बचा हुआ कलर था वो आपको दिखा। और क्योंकि अब वो आपको दिख रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स से निकल के आ रहा है कलर, तो आपको कॉम्प्लेक्स का वही कलर दिखता। क्योंकि होता क्या है कि या तो कोई चीज़ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती उसी कलर का वो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, तो सेम वैसा ही है, या तो उससे वो लाइट एमिट हो तो आपको यहाँ लग रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स से ग्रीन कलर का ही लाइट एमिट होकर आ रहा है, ठीक है। जबकि हुआ नहीं, अब हुआ क्या कि व्हाइट कलर का लाइट गया, उसमें से रेड एब्जॉर्ब हो गया तो बचा हुआ ग्रीन है, तो वो आपको दिख रहा है। आपको दिखेगा क्या, उस कॉम्प्लेक्स से ग्रीन कलर का लाइट एमिट होकर आ रहा है तो आपको वो कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का दिखेगा। तो यही होता है, इस तरीके से आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर दिखाता है। लेकिन ये एब्जॉर्ब क्यों हो गया, ये चीज़ समझने के लिए हम लोग को आगे जाना होगा। उससे पहले ये बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बोला ये आप क्लियर करो, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या यार क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। पहला पॉइंट कि ट्रांजिशन मेटल्स वाइड रेंज ऑफ कलर्स दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जब विजिबल स्पेक्ट्रम उससे पास होता है तो कुछ पार्ट उससे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके कारण अब वो वाइट नहीं रहता है और जो भी उससे एब्जॉर्ब करके जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा कलर है, जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम बच गया वही आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से AR के क्वेश्चंस आपके बन के आ सकते हैं, इसको आप देख सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट आपको पता है तो आपको रीजन पता है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स है वो वाइड रेंज ऑफ कलर दिखाते हैं, रीजन दे दूंगा क्योंकि वो जो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है उसमें से कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एकदम सही बात है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं तभी उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको देखने को मिलता है। अगर कहीं बोलते हैं कि जो
जो कलर आता है आपका ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स का वो एब्जॉर्ब लाइट के कारण आता है। तो एब्जॉर्ब लाइट के कारण नहीं आता है, जो एब्जॉर्ब लाइट हुआ उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है लेफ्ट ओवर जो है उसके कारण आपको कलर देखने को मिलता है। तो ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। जैसे हमने देखा था रेड एब्जॉर्ब हुआ तो आपको रेड नहीं दिखा, रेड एब्जॉर्ब हुआ तो जो बचा हुआ ग्रीन अगर है तो ग्रीन दिखेगा, बचा हुआ अगर ब्लू है तो ब्लू दिखेगा। तो वो आपको समझना है, इस पार्ट को समझना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे याद रखो, विबग्यो याद रखो, ठीक है। मान लो ब्लू एब्जॉर्ब होता है तो उसके आगे दो कलर को छोड़ के जो पार्ट आपका बच रहा है ना वो आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। हर जगह तो अच्छे से लागू नहीं होता लेकिन मोस्टली में आपका काम हो जाएगा अगर क्वेश्चन आता है तो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जो कलर एब्जॉर्ब है वो येलो है, ठीक है। तो अगर येलो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ तो येलो है तो दो कलर छोड़ के देखोगे ऑरेंज रेड तो क्या आ गया, वायलेट आ गया, वायलेट दिख रहा है, ठीक है। तो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी यहाँ पे क्या हो गया, वायलेट हो गया। दूसरा देखो ब्लू ग्रीन है तो ग्रीन आपको यहाँ मतलब ग्रीन माना है इन्होंने, तो ग्रीन कलर अगर आप देखते हो ग्रीन लिया तो एक दो कलर छोड़ दिया तो रेड दिखा, तो यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है। अच्छा अगला देखो ब्लू, तो ब्लू अगर एब्जॉर्ब हुआ तो आपको एक दो छोड़ दिया ऑरेंज दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ऑरेंज दिख गया। अच्छा फिर ये याद कर लेना यूवी रेस के लिए आपको पेल येलो दिखता है। अगर रेड एब्जॉर्ब हुआ तो दो छोड़ दो, वायलेट इंडिगो ब्लू दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपका देखो ब्लू ग्रीन आ गया, यहाँ पे इन्होंने भी ग्रीन लिया है लेकिन इस बार इन्होंने वायलेट लिख दिया है। अब ये चीज़ नहीं पता मुझे लेकिन मोस्टली इस चीज़ से फॉलो हो जाता है तो यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अलग अलग है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे CFT के थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर दिखता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही पता होना चाहिए कि अगर आपको पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर दिखता है उसको किस थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है तो उसको हम लोग CFT से एक्सप्लेन करते हैं। ये मैंने आपको VVT में बताया था, उसमें लिमिटेशन में बताया था और मैंने बोलता कि CFT में पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर क्यों दिखता है। अच्छा कैसे एक्सप्लेन करता है देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है जिसमें TiH2O6 ऐसे एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है जिसमें बताया कि इसका जो कलर है वॉलेट दिखता है। तो हम लोग को ये समझना है कि वॉलेट कलर दिख क्यों रहा है। हमने ऊपर देखा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से जैसे ही व्हाइट कलर को पास किया जाता है, व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो उससे कुछ पार्ट वो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर लेता है, जो बचा हुआ पार्ट है वही हम लोग को एज कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। हम लोग को ये समझना है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ मतलब कि उस लाइट का कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, उस एनर्जी का कॉम्प्लेक्स करता क्या है। अगर हम लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हम लोग को समझ आ जाएगा कि ये जो कलर दिखने का जो रीज़न है वो क्या है। अच्छा उसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है जहाँ पे TiH2O6 एक कॉम्प्लेक्स लिया हुआ है और बोला है कि इसका जो कलर है वो वॉयलेट हम लोग को दिखता है। अच्छा अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ कि Ti जो है यहाँ जो मेटल आयन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मुझे दिखेगा जो टाइटेनियम है यहाँ पे +3 स्टेट में है, स्कैंडियम टाइटेनियम होता है 4s2 3d2 +3 में है तो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, मतलब ये D1 कॉन्फ़िगरेशन में है। D1 कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ तो लिगेंड है, लिगेंड हुआ होगा तो यहाँ पे डी जनरेशन तो मेंटेन होगी नहीं, स्प्लिटिंग हो गई होगी। और ऑक्टेट का केस है तो उसमें नीचे T2G होगा, ऊपर Eg होगा और T2G में आपको दिख रहा है D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। ये नॉर्मल वाला स्टेट है जब कोई भी लाइट इससे पास नहीं हुआ है। जैसे ही इससे व्हाइट लाइट पास होता है क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे नीचे वाले एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर उस एनर्जी को यूज़ करके जंप कर जाएगा Eg वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। तो मतलब आपने समझा कि वो जो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा था उसका एनर्जी का हुआ क्या, उसका एनर्जी का ये हुआ कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन, मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस इलेक्ट्रॉन ने कुछ और नहीं किया बल्कि डी ट्रांजिशन किया और इसी डी ट्रांजिशन में वो एनर्जी यूज़ हो जाता है और जो लेफ्ट आउट एनर्जी है, जो लेफ्ट आउट वेवलेंथ है, वही आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन पहले था T2G1 Eg0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, अब वो चेंज होके हो जाएगा T2G0 Eg1 क्योंकि अब T2G में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन Eg में एक इलेक्ट्रॉन है। और ये क्यों हुआ, जब लाइट एब्जॉर्ब हुआ। मान लेते हैं इसमें जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ वो ब्लू ग्रीन रीजन का था, इसीलिए आपका जो कलर आपको दिख रहा था वो इस ब्लू ग्रीन रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा था जो कि था वॉयलेट, ठीक है। तो लाइट कौन सा एब्जॉर्ब हुआ और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो दिखा आपको उसमें डिफरेंस होता है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन आता है और बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसलिए यहाँ लिखा था एक ब्लू ग्रीन कलर का वॉयलेट भी होता है, तो आपको याद रखना होगा। एग्जांपल में याद रखो, एनसीईआरटी दिया हुआ है कि TiH2O6 एक कॉम्प्लेक्स है जिसका जो कलर है वॉयलेट दिखता है, उसमें जो व्हाइट लाइट का जो पार्ट एब्जॉर्ब होता है वो ब्लू ग्रीन रीजन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। चलो अच्छा, आपने मेन क्या सीखा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर दिख रहा है उसका मेन रीजन हो गया डी ट्रांजिशन, यही चीज़ आपको याद रखनी है मेन, ठीक है। तो आपने रीजन समझ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालना सीख लिया, आपने ये भी देख लिया कि जब भी कोई एसेशन आए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड होता है उसका रीजन जो होगा वो डी ट्रांजिशन होगा। डी ट्रांजिशन पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लिगेंड के आने के कारण यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई थी ऑलरेडी। अगर ये स्प्लिटिंग ही नहीं हुआ होता तो उस केस में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। तो लिगेंड का होना भी इंपॉर्टेंट है कलर दिखाने के लिए। अच्छा, अगर मान लो ऊपर जाने के लिए स्पेस ही नहीं प्रेजेंट होता, मतलब कि या तो ये फुलफिल्ड होता, ठीक है, T2G भी पूरा भरा होता और Eg भी पूरा भरा होता, तो क्या उसमें डी ट्रांजिशन हो पाता? नहीं हो पाता। मतलब कि अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा और ये जो कंपाउंड होगा वो कलरलेस होगा। अच्छा, अगर मान लो दूसरा केस है कि यहाँ पे T2G खाली होता, मतलब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइटेनियम 3+ में था ना, अगर मान लो टाइटेनियम यहाँ पे 4+ में होता
उस केस में D0 कॉन्फ़िगरेशन होता, और यहाँ पे जब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन क्या करेगा, जंप क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये जो दोनों केसेस है D0 और D10, इसमें आपको कलरलेस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो कभी भी ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलरलेस, D0 या D10 देख लो, ठीक है, पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं और आपको ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि लिगेंड का होना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट ऑकर, ठीक है। अगर लिगेंड एब्सेंट होगा उस केस में जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो सारे के सारे डीजेनरेट रहेंगे, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, है ना, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। और स्प्लिटिंग नहीं होगा तो जंप कहाँ होगा फिर, ठीक है, जंप, क्योंकि फिर एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब सारे ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल पे है तो वो जो आपने बोला था कि व्हाइट लाइट का कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले, तो एनर्जी अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, जंपिंग ही नहीं होगी। और जब ये होगा ही नहीं तो आपको कलर दिखने नहीं मिलेगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन होना इंपॉर्टेंट है कलर देखने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि अगर लिगेंड का एब्सेंस है तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होती है और इसलिए सब्सटेंस कलरलेस होता है। तो ये आपको तीसरा रीजन मिल गया। अगर स्प्लिटिंग प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है, तब भी कलरलेस दिख रहा है, उस केस में D0 होगा या फिर D10 होगा। अच्छा, थर्ड केस, अगर आपको लिगेंड दिख ही नहीं रहा है उस केस में वो कंपाउंड कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर लिगेंड नहीं है तो फिर स्प्लिटिंग नहीं है, स्प्लिटिंग नहीं है तो फिर एनर्जी अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा और डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा। अब इसका दो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। पहला आपको दिख रहा है टाइटेनियम H2O6 का कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमने ऊपर देखा था, उसी को लिखा गया है। तो ये वॉयलेट कलर का था, आपने देखा था। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को हीट कर देता हूँ तो क्या होगा, जितना भी H2O अंदर प्रेजेंट था वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, और इसके कारण ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा एग्जाम्पल है CuSO4 का। अगर मैं CuSO4 लेता हूँ तो ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर मैं CuSO4.5H2O लूँ तो ये ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी H2O नहीं प्रेजेंट है, लिगेंड के फॉर्म में कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए व्हाइट कलर का है। लेकिन यहाँ पे 5H2 है, H2 एज ए लिगेंड काम कर सकता है और इसलिए ब्लू कलर का होता है। तो अगर कभी ऐसा आए तो आपको रीज़न देना आना चाहिए कि इसमें ये कलरलेस इसलिए होगा क्योंकि H2O का रिमूवल हो गया और लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगा तो ये कलरलेस रहेगा। सेम यहाँ पे भी CuSO4 व्हाइट है लेकिन ये ब्लू है। क्यों? क्योंकि इसमें लिगेंड प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है तो ये स्प्लिटिंग यहाँ पे दिखा सकता है और इसलिए यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं बल्कि इसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया डायग्राम से। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक NiH2O6 का कॉम्प्लेक्स लिया गया है और बोला है कि ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे करके इथेन 1,2 डायमीन जो है वो लिगेंड को ऐड करेंगे हम लोग। और किस रेशियो में ऐड करेंगे, निकल और ईएन का जो रेशियो है वो दिया गया है कि पहले केस में 1:1 है, मतलब कि पहले में 1 ईएन ऐड किया, अगले में देखोगे तो 2 ईएन हो जाएगा कंपेयर टू 1 निकल, और तीसरे में 3 ईएन हो जाएगा। मतलब कि पहला कॉम्प्लेक्स आपका ये बना जिसमें निकल और ईएन का जो रेशियो है 1:1 है, दूसरे में आपका निकल और ईएन का रेशियो 1:2 है, और थर्ड में निकल और ईएन का रेशियो जो है 1:3 है। इसमें क्या होगा, इसके कारण जो कलर है कॉम्प्लेक्स का फाइनल कलर चेंज हो रहा है, जो कि पेल ब्लू से वॉयलेट में जाता है। तो ये आपको क्लियर याद होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स है NiH2O6 ग्रीन कलर का होता है। जैसे जैसे हम लोग उसमें ईएन का अमाउंट बढ़ाते हैं, किस रेशियो में बढ़ाते हैं, 1:1, 2:1 और 3:1, और ये ईएन रेशियो निकल है ना कि निकल रेशियो ईएन है, ये ध्यान देना। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है मेटल का नंबर तो सेम ही रहेगा, इसलिए वो 1 वाला है। अच्छा, तो जब ये हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसमें जो कलर है वो ग्रीन से चेंज होकर पहले में पेल ब्लू हो गया, और वो कलर ग्रीन से चेंज होते होते कहाँ आ गया, ब्लू वॉयलेट में आ गया। तो ये आपको ध्यान देना है। अब इस चीज़ को कैसे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे। उससे पहले आपको यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग निकल के एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एस्टिमेशन ऑफ निकल है उसके लिए एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है। और आपको दिख रहा है इसमें कौन सा लिगेंड यूज़ हुआ है, ईएन यूज़ हुआ है। तो ये पूछते हैं कि निकल के एस्टिमेशन में कौन सा लिगेंड यूज़ किया जा सकता है, तो ईएन यूज़ किया जा सकता है, और डीएमजी भी काफ़ी फेमसली यूज़ करते हैं। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन ऑफ निकल में ईएन और डीएमजी यूज़ होता है। अच्छा, बेटर कौन सा है ईएन और डीएमजी में से, तो डीएमजी ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दिया। आपको याद रखना है NiH2O6 ग्रीन कलर का होता है। जैसे हम लोग ईएन का अमाउंट बढ़ाएंगे, पहले 1:1 है, फिर 1:2 है, फिर 1:3 है, और ये जो 1:1 1:2 बोला है वो मैंने निकल रेशियो ईएन का बताया, ठीक है। तो जो कलर है वो ग्रीन से पेल ब्लू, फिर ब्लू और वॉयलेट में चेंज हो जाता है। अब ये क्यों हो रहा है, अब आपको ये समझना है ये चीज़ ग्रीन क्यों दिख रही है। अगर मैं वापस से अपना वो विबग्योर लिखता हूँ और कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो मैंने आपको बताया था उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये विबग्योर ये था, है ना, विबग्योर था, ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का ये आपको दिख रहा है। मतलब कि जो एब्जॉर्ब हुआ होगा वो कुछ 2 के बाद, मतलब वॉयलेट के आसपास एब्जॉर्ब हुआ होगा, है ना, एग्जैक्ट वॉयलेट नहीं, मान लो इंडिगो वॉयलेट के बीच कहीं एब्जॉर्ब हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो लिगेंड प्रेजेंट है वो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। अच्छा, वीक लिगेंड है मतलब कि स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी और उसमें एनर्जी उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा। आपको याद ये रखना है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग करवाएगा, और डी ट्रांजिशन करवाने के लिए फिर आपको उतना ही एनर्जी वाला लाइट एब्जॉर्ब करना होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ किस वेवलेंथ वाले लाइट का एनर्जी ज़्यादा होगा, लो वेवलेंथ वाले का या हाई वेवलेंथ का। तो आपको पता है एनर्जी जो होता है ना hc/λ होता है। एनर्जी क्या होता है, h म्यू होता है, जिसको खोल के लिखते थे तो hc/λ होता है। मतलब कि एनर्जी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा तो मैं उस केस में लो वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करूंगा। मतलब कि जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ वो लो वेवलेंथ वाला हुआ, और फिर हम लोग उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कलर देखेंगे। इतना दिमाग में घुसा, मतलब कि जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, उतना कम वेवलेंथ वाला लाइट एब्जॉर्ब हुआ।
क्लियर, इसको सोचो, अच्छे से सोचो, इसको दिमाग में घुसाओ। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग, लाइट का उतना ज़्यादा एनर्जी वाला पार्ट एब्जॉर्व हुआ, और मतलब उतना ही कम वेवलेंथ वाला पार्ट एब्जॉर्व हुआ, क्योंकि जितना कम वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा एनर्जी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा था कि इसमें ग्रीन दिख रहा था जब वीक लिगेंड प्रेजेंट था, जब वीक लिगेंड प्रेजेंट था तो ग्रीन दिख रहा था, उसमें जो लाइट एब्जॉर्व हुआ होगा वो कहीं पे यहाँ पे एब्जॉर्व हुआ होगा, वॉयलेट और इंडिगो के बीच वाला। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, धीरे धीरे ईएन ऐड करना स्टार्ट किया। ईएन कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अच्छा, जब मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐड करूँगा तो मुझे बताओ कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब है वो और बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब बढ़ गया होगा तो मतलब उस केस में जो लैम्डा एब्जॉर्ब होगा वो कम हुआ होगा। अच्छा, पहले के केस में जो लैम्डा एब्जॉर्ब हुआ था वो वॉयलेट और इंडिगो के बीच में मैंने मान लिया, ठीक है। अब अगर लैम्डा और मुझे कम करना है तो मैं इधर जाऊँगा या इधर जाऊँगा, मैं इधर जाऊँगा, वॉयलेट की तरफ जाऊँगा। अच्छा, मैं वॉयलेट के अगर तरफ जाता हूँ तो अब मान लो वॉयलेट वाला कोई कलर मेरा एब्जॉर्ब हुआ है, उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो ग्रीन से पीछे आएगा ना धीरे धीरे। अगर मैं वॉयलेट की तरफ जाऊँगा तो मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो भी धीरे धीरे पीछे आएगा, इसलिए आपको दिख रहा है कि आपका जो कलर है वो पेल ब्लू, फिर वॉयलेट की तरफ आ रहा है, ब्लू से वॉयलेट की तरफ आपका आ रहा है, ठीक है। ये हो रहा है, मतलब कि जितना जैसे जैसे आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐड करना स्टार्ट किया, एनर्जी जो लाइट की एब्जॉर्ब हो रही थी वो और बढ़ गई। एनर्जी बढ़ना मतलब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा था वो अब कम वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, तभी आपका एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो कम वेवलेंथ का लाइट आपको वॉयलेट के साइड देखने को मिलता है। आपको पता है कि जो वेवलेंथ है वो इधर बढ़ता है, वॉयलेट से रेड की तरफ बढ़ता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, जो आपको कलर वाले क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, कॉम्प्लेक्स हैविंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैज़ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी एंड लीस्ट वेवलेंथ, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगा। NH3 और CN में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, CN ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कौन ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, CN ने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा लाइट का, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट किसमें कम होगा, CN में कम होगा, ठीक है। इसलिए आपको दिख रहा है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो 310 है यहाँ पे, और यहाँ पे 475 है। ऐसा समझे, इस तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हो इस चार्ट को। आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रूबी है और एमरल्ड है वो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं। सबको पता है रूबी आपका रेड कलर का होता है और एमरल्ड जो है आपका ग्रीन कलर का होता है। ये दोनों आपका कलर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अच्छा, रूबी का फॉर्मूला क्या है और एमरल्ड का क्या फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। कलर क्यों दिखाते हैं इसका रीजन पता होना चाहिए, और वो रीजन आपको AR क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं आपको कि जो रूबी है वो रेड कलर का दिखता है, रीजन क्या होगा। रीजन उसका होगा कि जो रूबी है वो Al2O3 है और इसमें कुछ इंप्योरिटी प्रेजेंट होता है, और जो इंप्योरिटी है वो कुछ और नहीं है बल्कि क्रोमियम के 3+ आयन्स है जो कि D3 कॉन्फिगरेशन में प्रेजेंट है। और यही जो क्रोमियम के 3+ आयन एज एन इंप्योरिटी प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कि कुछ Al के जो आयन्स है उसको रिप्लेस कर देते हैं, यही Cr3+ DD ट्रांजिशन यहाँ पे दिखाते हैं, और इसी DD ट्रांजिशन के कारण आपको यहाँ पे कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि रूबी या एमरल्ड क्यों कलर दिखाता है, क्योंकि दोनों में ही Cr3+ एज एन इंप्योरिटी प्रेजेंट है। क्रोमियम आयन जो है एज एन इंप्योरिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, और वो कुछ मेटल आयन्स को वहाँ पे रिप्लेस करके रखते हैं, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम के कुछ आयन्स को रिप्लेस कर लेगा, इंप्योरिटी है तो कुछ है ना, उसको रिप्लेस ही करेगा ना, मेटल के जो नॉर्मल कंपाउंड है उसको रिप्लेस करके रहेगा। और इसी क्रोमियम 3+ के प्रेजेंस के कारण यहाँ पे DD ट्रांजिशन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो रेस्पेक्टिव कलर है रेड और ग्रीन का वो आपको देखने को मिलता है। तो फॉर्मूला याद रखना है और उसका रीजन याद रखना है आपको। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो लिमिटेशन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले CFT ने क्या क्या काम किया, तो CFT ने अच्छे से हम लोग को स्ट्रक्चर समझाने में, कलर समझाने में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझाने में हेल्प किया। लिमिटेशन क्या था, जो मैंने बताया था, जो इसके 2 एजम्पशंस थे वही इसके लिमिटेशंस बन के आएंगे। अब वो जो एजम्पशन था जो कि ये एज्यूम करता था कि एनायनिक लिगेंड्स को हम लोग पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में मानेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एनायनिक लिगेंड्स को ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा लिगेंड फील्ड बनाना चाहिए था और सबसे ज़्यादा CFA दिखाना चाहिए था, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के फॉर्म में बन के आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। मतलब कि एजम्पशन जो था वो गलत था। दूसरा, इन्होंने माना था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है, तो उन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है, जो कि मेन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसको इग्नोर ही कर दिया। ये दोनों इसके लिमिटेशन थे, जिसको सॉल्व करने के लिए बाद में हम लोग को LFT और MOT का यूज़ करना पड़ा, और क्योंकि ये इस चैप्टर के स्कोप से बाहर है इसलिए हम उसको यहाँ नहीं पढ़ते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में, ये नहीं करना है। लिमिटेशन आपको अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग एक लास्ट टॉपिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल देखते हैं, जिसको आप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी बोलते हो। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, और मैंने बोला कि इनको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होता है, वैसे कंपाउंड्स जहाँ पे मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्डेड हो उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग मेनली यहाँ पे मेटल कार्बोनिल्स की बात करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है एक मेटल है वो एक कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्डेड है, ये भी मेटल कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो सारे मेटल यहाँ पे डायरेक्टली कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसलिए हम लोग इनको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी मेटल कार्बोनिल है वो एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, तो हाँ है। इस एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, ठीक है। इसके अलावा भी और नाम है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, डेका कार्बोनिल डायामैंगनीज, और है ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, ठीक है। ये सारे नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे नेम्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट मिलेंगे एग्जाम में, एकदम डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल्स।
पहला एग्जांपल जो आपको याद होना चाहिए, ऑर्गेनिक में आपने देखा है ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, RMgX होता है, राइट, RMgX, जहाँ पे R कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, CH3 हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है ना, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो RMgX अगर दिख रहा है, ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर आपको दिख रहा है, तो वो आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। किस टाइप का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, आपसे बोलते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज ए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, विच आर द फॉलोइंग हैज बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप का है। तो जो आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है, जिसको जो मैंने आपको बोला RMgX, इसका एग्जांपल यहाँ है CH3MgBr, वो आपका एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा फेरोसिन भी आपके PYQ में था, तो ये एक पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। और मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं NiCO4 हो या दूसरे भी जितने मैंने यहाँ पे नाम लिए थे, ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं, ये सारे सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, मतलब इसमें दोनों होता है, सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होता है। तो ये इसका कहने का मतलब है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको याद कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, आपने NiCO4 का स्ट्रक्चर पहले देखा था कि ये टेट्राइडल होता है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा, FeCO5 जो है पेंटा कार्बोनिल आयरन, अगर आप निकालने जाओगे तो इसका स्ट्रक्चर भी आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगा। यहाँ पे देखो आयरन जो है इन सब में अगर आप देखोगे तो वो न्यूट्रल में प्रेजेंट है, तो इसमें S2 प्रेजेंट होगा, 4S2 जो है वो फिल्ड होगा। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हमने इस केस में शिफ्ट किया था D में, वो सब करना होता है आपको। तो अगर आप इसका बनाने जाओगे ना, तो उसका आपका कन्फिगरेशन आएगा D6 और 4S2 ये आएगा। तो जब आप बनाने जाओगे तो यहाँ पे आपके D ऑर्बिटल्स हैं 3 4 5 और यहाँ पे S है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसके साथ कार्बोनिल है, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग जब करवाएगा तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे पेयर हो गए। और S को भी खाली करना है, तभी आप बॉन्ड कर पाओगे। S वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप जो यूज़ करोगे यहाँ पे ऑर्बिटल, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 कार्बोनिल को के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल करना है, तो आप यहाँ पे एक D एक S और 3P, तो आपका हो जाता है DsP3 यहाँ पे यूज़ करते हो। और इसका जो ज्योमेट्री आता है वो आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या ज्योमेट्री है इसकी। DsP3 है, सेम CrCO6 का आप निकाल सकते हो, ऑक्टेटल आपका आएगा। वैसे तो आपको पता ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टेटल ही आएगा। हाइब्रिडेशन क्या है वो आपको निकालना होगा इसका, जो कि यहाँ पे D2sp3 आएगा, ठीक है। कोई अलग बात इसमें नहीं है। उसके बाद Mn2CO10 और CO2CO8 आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपको ये दिख रहा है इसका नाम है डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज, ठीक है। अच्छा, ये किससे बना है, तो आपको दिख रहा है ये 2 पार्ट से बना है। अगर आप दोनों पार्ट को ध्यान से देखते हो तो ये कुछ और नहीं है बल्कि MnCO5 है, ठीक है। तो ये 2 MnCO5 से मिलकर बना है। और ये जो दोनों MnCO5 का अगर आप अलग से स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो कुछ और नहीं है, स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है। एक प्लेन है स्क्वायर, उसमें आपके 4 कार्बोनिल लगे हुए हैं और एक आपको ऊपर लगा हुआ है। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को आप जब 2 ऐसे लगा दोगे और उन दोनों Mn को बीच से ज्वाइन कर दोगे तो आपका बन जाता है डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताई है। अगर मैं आपको बोलता हूँ ये स्टेटमेंट आएगा कि जो डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज है वो 2 स्क्वायर पिरामिडल MnCO5 से मिलकर बना है, सही बात है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो डेका कार्बोनिल डायमैंगनीज है ये 2 टेट्राइडल MnCO5 से मिलकर बना है, तो गलत है, ठीक है। टेट्राइडल कहाँ लिखा है, स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्क्वायर पिरामिडल है। 4 प्लेन में कार्बोनिल है, एक ऊपर है, सिर्फ प्लेन में होता है तब आप बोलते हो स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, उसके बाद ये दोनों कैसे जॉइंट है, तो दोनों आपके Mn से कोवलेंट बॉन्ड से जॉइंटेड है। अब ये जो Mn और कार्बोनिल बॉन्ड है ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो Mn के बीच बॉन्ड है ये आपके कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास बचता है वो शेयर करके बना लेते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट के बारे में। अगर आप इसको देखने जाओगे तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये दिखता है कि ये जो कोबाल्ट है आपस में जॉइंट है, और ये जो बॉन्ड बना है इन कोबाल्ट के बीच, इसके ऊपर और नीचे आपको ब्रिज में कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रिज कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कितने देखने को मिलते हैं, 2 ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और दोनों किससे बने, कार्बोनिल ग्रुप से मिलकर बने। तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ दिख रहा है, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ मैंगनीज का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पे दोनों ही केस में, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बने हुए और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 बने। तो दोनों ही केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इनमें से ये और ये मोनोन्यूक्लियर है, मतलब कि यहाँ पे सिंगल मेटल एटम प्रेजेंट है, बाकी ये दोनों आपके मोनोन्यूक्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक बार पूछा था विच आर द फॉलोइंग इज मोनोन्यूक्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें सिंगल आपके मेटल एटम प्रेजेंट हो तो वो आपके मोनोन्यूक्लियर होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट, मतलब कि इसमें सिग्मा पाई कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, मैंने बोला कि जो मेटल कार्बोनिल होता है उनके पास सिग्मा पाई कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट होता है। जो सिग्मा बॉन्ड बना वो कैसे बना, कार्बोनिल के पास अपना एक लोन पेयर है, उस लोन पेयर को उसने उठाया और D ऑर्बिटल में वेकेंट D ऑर्बिटल में डाल दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके कारण बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बोनिल के लोन पेयर को जब हम लोग मेटल के वेकेंट D ऑर्बिटल में डालते हैं तो उससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन जो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में डालता है, तो उससे बनता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से सिग्मा और पाई कैरेक्टर आपको दोनों देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो कार्बोनिल ने इलेक्ट्रॉन डालता है ये तो नॉर्मल है, ये तो सारे लिगेंड्स करते हैं। जो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है जो मेटल बना रहा है कार्बोनिल के साथ, वो उसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं या फिर उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी कारण काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए कि जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग होती है, मेटल टू लिगेंड, ठीक है, लिगेंड टू मेटल नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो लिगेंड टू मेटल बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है। मेटल टू लिगेंड बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। और यही जो मेटल टू लिगेंड बॉन्ड है ये एक सिनर्जिक इफेक्ट क्रिएट करता है, बैक बॉन्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है कार्बोनिल और मेटल के बीच वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो मेटल और कार्बोनिल के बीच का जो बॉन्ड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इस चक्कर में होता क्या है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो मतलब जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड बनेगा मेटल और कार्बोनिल के बीच में, उतना वीक आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हो जाएगा और उसका बॉन्ड लेंथ उतना बढ़ जाएगा। ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखो, ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मोर द बैक पाई बॉन्डिंग ऑफ मेटल द मेटल कार्बन बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। मेटल और कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का जो क्वेश्चन का ट्रिक है वो ये है कि आप देखो कि आपको 2-3 कॉम्प्लेक्स दे देंगे और बोलेंगे इनमें से सबसे ज़्यादा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ किस में है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा वीक होगा। और वीक कैसे पता करोगे, आप देखोगे जिसमें सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उसमें मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड सबसे वीक होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो इसको निकालने का तरीका है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा मेटल पे उतना वो ज़्यादा बैक पाई बॉन्डिंग करेगा। ऑब्वियसली बात है, मेटल कैसे बन रहा था, बैक बॉन्डिंग कैसे हो रहा था, पाई बॉन्ड जो बन रहा था कैसे बन रहा था, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है उसमें डाल रहा था, ठीक है। उसके लिए मेटल के पास अपना इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मेटल पे उतना ज़्यादा पाई बॉन्डिंग बढ़ेगा, बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका मेटल और कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच उतना ही बॉन्ड वीक होते जाएगा, बॉन्ड लेंथ उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक जो AR क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो मेटल लिगेंड के बीच का बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है मेटल कार्बोनिल। तो आपको पता होना चाहिए कि सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर ये जो मेटल कार्बोनिल के बीच जो पाई बॉन्डिंग होता है, जो बैक बॉन्डिंग जिसको बोल रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल रहे हैं, उसके कारण होता है। ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। या फिर जो CO का बॉन्ड है वो क्यों वीक हो जाता है, उसमें भी आपको यही आंसर देना है। अब हम लोग यूजेस देख लेते हैं फटाफट, इसको हम लोग खत्म करेंगे। तो क्या क्या यूज़ है, पहला यूज़ है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे मेटल आयंस के एस्टिमेशन के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे लिगेंड्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल EDTA को यूज़ करते हैं, DMG को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल को यूज़ करते हैं, कप्रोन को यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए ये कुछ लिगेंड्स के एग्जांपल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के मेटल के एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। ये आपको पहला यूज़ पता होना चाहिए। दूसरा, हार्डनेस ऑफ वाटर को एस्टिमेट करने के लिए, कितना हार्ड है वाटर, ठीक है, हार्डनेस कितना ज़्यादा है। हार्डनेस कैसे क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जितने आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना हार्डनेस बढ़ जाएगा। ये आयंस कितने प्रेजेंट है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम लोग Na2EDTA का टाइट्रेशन यूज़ करते हैं, मतलब कि हम लोग कौन सा लिगेंड यूज़ करें, EDTA लिगेंड यूज़ करें। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, हाइड्रोजन चैप्टर आपका हट गया, नहीं तो उसमें प्रेजेंट था ये पहले। तो हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग किस लिगेंड के हेल्प से एस्टिमेट कर सकते हैं, तो EDTA के हेल्प से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो यूज़ है वो है कि गोल्ड और सिल्वर जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जिसमें जैसे गोल्ड है उसको जब हम लोग साइनाइड के साथ रेट करवाएंगे ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, तो ये बना देता है AuCN2 नेगेटिव। और बाद में जब हम लोग इसको जिंक के साथ रेट करवाएंगे तो हम लोग को मेटलिक गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस, ठीक है। दूसरा हार्डनेस ऑफ वाटर, तीसरा देखा हमने गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में, चौथा देखा हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग को इम्प्योर निकल को प्यूरीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे निकल कार्बोनिल में। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्योर निकल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको पहले लेक्चर में कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 ये सारे आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है। तो इसमें कौन से मेटल आयन प्रेजेंट होता है आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 को हम लोग साइनेकोबैलामिन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो विटामिन B12 है अगर उसकी कमी होती है ना तो आपको पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। तो इसलिए अगर विटामिन B12 आपके पास है तो इसको अच्छा है, एंटी पर्नीशियस एनीमिया है, मतलब एनीमिया होने नहीं देगा आपको, इसलिए इसको हम लोग एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर बोलते हैं। और साइनेकोबैलामिन बोलते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसलिए इसमें कोबैलामिन है ना, कोबाल्ट SN आयन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे और है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज जैसे एंजाइम्स में आपको जिंक मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट आपको दिख रहा है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये कुछ और नहीं होता बल्कि PH3P मतलब ट्राइफेनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोरीन है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया आपका PH3P, थ्राइस, रोडियम और Cl, ये तीन चीज़ें हैं। आपको इसका फॉर्मूला जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। और इसको कहाँ यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में, ठीक है। अच्छे से याद रखो, विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। इसका फॉर्मूला क्या है ये है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, आपको फॉर्मूला लिख के दे देंगे, आपको नाम लिख के दे देंगे, ठीक है। उसका जिगलर-नाइटर कैटलिस्ट जो है इसका भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये है आपका ट्राईएथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। टाइटेनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों को मिला के बनता है आपका जिगलर-नाइटर कैटलिस्ट। और ये आपका एक हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है, ये भी आपका हट गया है, सरफेस केमिस्ट्री में पहले दिया हुआ था, आपका हट चुका है। इसको हम लोग पॉलीथीन के फॉर्मेशन में यूज़ करते थे।
उसके बाद ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। जैसे जो आपने देखा था पुराने ज़माने में फोटोग्राफ लेते थे, उसको लटका के रखते थे और फिर वो आपका ऐसे एक डिप करके निकालते थे सॉल्यूशन में से, फिर उसको सुखाते थे तो वो आपका फोटोग्राफ निकल के आता था। तो वो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता था ना, उसमें डेवलप्ड फिल्म को हम लोग फिक्स करते थे हाइपो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन डुबाते थे, वो हाइपो सॉल्यूशन होता था। उस हाइपो सॉल्यूशन में उसको फिक्स किया जाता था। हाइपो का मतलब होता है Na2S2O3, ये जो हाइपो सॉल्यूशन है उसका मतलब है Na2S2O3। और इसी में जब जो हम लोग डिजॉल्व करके निकालते थे ना, तब वो क्या करता था, अनडिकम्पोज AgBr को एक कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देता है जिसका नाम है AgS2O3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपका एक यहाँ से AR क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में फोटो निकलता कैसे था, क्या होता था। अनडिकम्पोज AgBr चेंज हो जाता था आपका AgS2O3 में। ठीक है, हाइपो सॉल्यूशन में डुबाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम लोग EDTA को लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। सिस्प्लेटिंग को यूज़ करते हैं हम लोग ट्यूमर के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, इसलिए हम लोग इसको एंटी कैंसर्स भी बोलते थे। लास्टली इसको हम लोग चेलेट थेरेपी में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, उसको निकालने में बॉडी से, प्लांट या एनिमल के बॉडी से निकालने में यूज़ करते हैं बहुत सारे लिगेंड्स को। फॉर एग्जांपल EDTA को यूज़ करते हैं हम लोग लेड पॉइजनिंग में। हम लोग कॉपर आयरन को, एक्सेस कॉपर आयरन को निकालने के लिए डीपेंसिलामाइन या फिर डेसफेरोक्सामाइन B को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आपका यूज़ है। जितने भी यूजेस मैंने बताए, इससे आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं PYQ की तरफ। और PYQ करने से पहले मैंने आपको CFSE के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि CFSE को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो नहीं बताया था, उसको फटाफट देख लेते हैं, फिर हम लोग PYQ करेंगे। सबसे पहला है नेचर ऑफ लिगेंड। जितना ज़्यादा लिगेंड का स्ट्रेंथ होगा, मैंने बताया था स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी, CFSE उतनी ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा है CN और CL में कौन ज़्यादा स्ट्रॉग है, CN ज़्यादा स्ट्रॉग है। तो यहाँ पे जो CFSE का ट्रेंड हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखोगे तो CN यहाँ पे है, इधर CL है, CN ज़्यादा स्ट्रॉग है, साइनाइड ज़्यादा स्ट्रॉग लिगेंड है, तो इसलिए CFSE NiCN6 वाले कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। चार्ज ऑन मेटल पे डिपेंड करता है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल पे, उतना ज़्यादा आपका स्प्लिटिंग होगा, उतना ज़्यादा आपका CFSE होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा +4 और यहाँ निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका +2। तो चार्ज यहाँ ज़्यादा है तो ये हो जाएगा CFSE का ट्रेंड। इधर देखने जाओगे तो यहाँ पे +2 है, ये न्यूट्रल है, यहाँ +3 न्यूट्रल है, तो ये +3 हो गया और ये आपका +2 हो गया, तो ये ट्रेंड हो गया आपका CFSE का। ठीक है, इस तरीके से आपको करते जाना है। अगला देखते हैं, थर्ड आपका फैक्टर है Z इफेक्टिव ऑन मेटल। Z इफेक्टिव जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, मतलब 3D सीरीज से ज़्यादा 4D सीरीज का होगा, 4D से 5D सीरीज का होगा, नीचे जाते समय आपका Z इफेक्ट बढ़ेगा और जो डेल्टा है, स्प्लिटिंग है, वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि प्लेटिनम पैलेडियम के केस में हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो Z इफेक्टिव प्लेटिनम पैलेडियम का ज़्यादा होता है, इसलिए लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाओगे, इसमें भी डाउन द ग्रुप ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका इंक्रीज कर जाता है। Z इफेक्टिव वाला पॉइंट है, ये आपका बहुत रेयरली यूज़ होगा। उसका ज्योमेट्री देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपका टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल को तो कंपेयर करवा दिया था, स्क्वायर प्लेनर का भी यहाँ पे ट्रेंड मैंने इंक्लूड कर दिया। तो सबसे ज़्यादा अगर आप कंपेयर करने जाते हो ना, आपको याद रखना है कि स्क्वायर प्लेनर का जो स्प्लिटिंग है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्टाहाइड्रल का, और सबसे लीस्ट स्प्लिटिंग होता है टेट्राहाइड्रल के केस में। तो अगर आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रल है और ऊपर के जितने भी है वो कुछ फॉलो नहीं हो पा रहा है उसमें, उस केस में आप फिर ज्योमेट्री से जाओगे। तो अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर देगी, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये टेट्राहाइड्रल है। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, VPT के थ्रू निकाल सकते हो। निकालने के बाद आपको मान लो पता चल गया कि स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहाइड्रल है, और आपको CFSE का ट्रेंड देना है, तो आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा। इधर निकालने जाओगे तो देखो, ये तो ऑक्टाहाइड्रल पक्का है, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि टेट्राहाइड्रल है कि या स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि अगर टेट्राहाइड्रल हुआ तो इससे कम होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा तो सबसे ज़्यादा होता है। जब NiCN4 अगर आपको याद एग्जाम्पल, तो ये स्क्वायर प्लेनर होता था, इसलिए आपका ट्रेंड ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, आपको देख लेना है। लास्टली चेलेशन, जितना ज़्यादा रिंग फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और कैलेट मैंने बताया था बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड बनाते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है H2O तो यूनिडेंटेड नहीं करेगा, ऑक्सिलेट है करेगा, तो ये हो जाएगा। H2O नहीं करेगा, EN करेगा, ये हो जाएगा। ट्राइन और EN में क्या होगा, तो आपको पता है ये जो है आपका टेट्राडेंटेट है, तो डेंटिसिटी -1 करके आपको नंबर ऑफ रिंग्स पता चलता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स होगा उतना ज़्यादा आपका कैलेशन होता है। तो ट्राइन में हो जाएगा आपके रिंग्स हो गए कितने, 4 - 1 3, और यहाँ पे जो EN है वो डाइडेंटेड होता है, तो एक EN एक रिंग बनाएगा, 2 है तो 2 रिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ रिंग्स इसके ज़्यादा हैं ट्राइन वाले केस में, इसलिए आपका ये ज़्यादा CFSE दिखाएगा। अब जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको याद रखना है कि अगर CFSE पूछा तो जो सीक्वेंस है आप ऐसे लगाना। सबसे पहले देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतना ज़्यादा वो CFSE दिखाएगा। दूसरा देखो हाई चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन नंबर देखो, इतने में आपका काम हो जाता है। अगर स्टेबिलिटी पूछा हुआ है तो उसमें देखना कैलेट लिगेंड सबसे पहले देखना। अगर कैलेट लिगेंड आपको मिल रहा है, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा वो स्टेबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे जब देखने जाओगे ना, तो ना यहाँ पे आपको मेटल में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ना यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगा। फिर आप आओगे यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखने में। तो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड जब कंपेयर करने बैठते हो ना, तो आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे 6 NH3 है, यहाँ पे आपके 4 है, तो इसको हटा दो, बाकी तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इससे भी ज़्यादा तो आपका यही होगा। इसको कंपेयर करने बैठते हो तो आपको दिखा यार NH3 से ज़्यादा तो EN स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब यहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो, आप यहाँ पे EN 2 ही है, यहाँ पे NH3 6 है, किसको लें।
तो आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे देखो EN जो है वो बाइडेंटेट है और यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन करेगा, कैलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैलेशन यहाँ पे हो रहा है। और आपको यहाँ पे क्या पूछा था, स्टेबिलिटी पूछी थी ना कि CFSE। तो दोनों केस से भी जाते तभी आपका आंसर सही आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी यही है और यहाँ पे कैलेशन भी हो रहा है, तो इसलिए मोस्ट स्टेबल आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। यहाँ पे बोला था एनर्जी एब्जॉर्ब कौन सा कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा करेगा, उसका जो आपका ऑर्डर है वो हम लोग को लगाना है। अच्छा, मैंने बताया था कि एनर्जी एब्जॉर्ब जब भी आपसे पूछे तो देखना है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। वहीं पे अगर वेवलेंथ बोल देता कि किसमें ज़्यादा वेवलेंथ होगा, तो उसमें देखना है जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतना कम उसका वेवलेंथ एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, तो यहाँ पे एनर्जी पूछा था, तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब उसमें होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 EN है, इसमें 2 EN है, इसमें 1 EN है, तो मतलब सबसे ज़्यादा EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड C में है, तो C में एनर्जी एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा होगा, तो C सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2 ऑप्शन में है। अच्छा, उसके बाद A होगा, B होगा, इसमें 2 EN है, इसमें 1 है, तो 2 वाले लेंगे तो A आएगा, तो C के बाद A, तो मतलब ये आपका ऑर्डर हो जाएगा B। 49 मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, डेल्टा T जो होता है वो 4/9 ऑफ डेल्टा O होता है, ये लगा देना है आपको। यहाँ पे देखो COCl6 का CFSE दिया हुआ है, मतलब आपको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है, और पूछा किसका है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का पूछा हुआ है, निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, सॉल्व करके अब यहाँ पे जाओगे तो व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4Fe2CN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देना, तो जब भी ऐसा देना हो ना तो आप VBT के थ्रू पहले लिख लो। ठीक है, पता कर लो कि D में कहाँ इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, वो आप पता कर लो। ठीक है, उसके बाद आप उसमें फिल कर लें, जैसे आपका दिखेगा ना उसमें, उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर निकालने जाओगे FeCN6 है, तो आपको दिख रहा है जो आयरन है यहाँ देखो +4 है, तो -4 आएगा, -6 यहाँ पे। Fe जो है +2 में है, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया, S0 और D6, तो D6 कन्फिग्रेशन है। CN है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे सबको पेयरिंग करवा देगा। तो अगर आप बनाने जाते हो उसको, तो ऐसा बनता है VBT के थ्रू 1 2 3 4 5 6, बाकी 2 खाली होते हैं जिसमें लिगेंड क्या आता है, तो आपको मेटल का बनाना है। ठीक है, मतलब लिगेंड पेयरिंग करवा के जो मेटल का जो भी फाइनल आउटकम आएगा वो आपको बना के देख लेना है। ठीक है, बिना लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स डाले। उसके बाद जो आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग फिल कर देना है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स था, ऑक्टाहाइड्रल था, तो आप फिलिंग कैसे करोगे, T2G EG के टर्म्स में। अगर टेट्राहाइड्रल होता तो उसमें आप करते E और T2 के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ ऑक्टाहाइड्रल था तो आप इसके फॉर्म में करोगे। अब जब आप ऑक्टाहाइड्रल देखते हो तो उसमें आपको जो पहले 3 दिख रहे हैं वो T2G के हैं, और बाद के जो है वो EG के हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ T2G में 6 है, EG आपका 0, तो आपका आंसर आ गया B। ठीक है, वहीं अगर ये टेट्राहाइड्रल होता तो उस केस में पहले के 2 आपके E होते, बाद के 3 आपके T2 होते। तो मैंने बताया कि T2 में हमेशा 3 ऑर्बिटल लेना होता है, E में आपके 2 ऑर्बिटल लेना होता है, ऐसे कर सकते हो। तो VBT के थ्रू आप ये लिख लो, और उसके बाद आप देख के कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं वो आप फिल कर दो। उसके बाद करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ CO3+. ठीक है, यहाँ पे आपको वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो मैंने बोला था कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतना ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उतना कम वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, EN है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे नीचे आप सबसे लो वाला रखोगे, सबसे लो वाला सबसे पहले रखोगे, तो आपका EN सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद NH3 आ जाएगा, फिर H2 आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ है, तो मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो गया, उल्टा होता है, ये आपका D हो गया। आगे चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द वन विच शो 0 क्रिस्टल फील्ड सिमुलेशन। जब भी आपको 0 क्रिस्टल फील्ड सिमुलेशन एनर्जी पूछे ना, तो आप D5 कन्फिग्रेशन देख लो। ठीक है, अगर आपको D5 मिल जाएगा तो उसमें आपका ये 0 आ जाता है CFSE। तो अगर आप D5 देखने जाओगे तो कोबाल्ट वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आयरन हो सकता है क्योंकि D6 होता है नॉर्मल +2 में, या +3 है, तो आपका यहाँ D5 कन्फिग्रेशन हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, तो B हो गया आंसर। विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स साइन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो जब भी आपसे ये बोले ना कि कौन सा इनमें से विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो आप देखो D0 या फिर D10 कन्फिग्रेशन को ढूंढने की कोशिश करो, या फिर देखो कि इसमें पूरा पेयर्ड है या फिर सारे ऑर्बिटल्स आपके फील्ड है। तो अगर आप इसे देखने जाते हो तो आपको दिखेगा कि या तो ऐसे कोई पता चल नहीं रहा है D0 कौन है, D10 कौन है। तो मैं देखता हूँ वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तरफ से। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला चेक करो, तो आपको दिखा यार ये तो वीक है, इसके बाद चेक करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो क्रोमियम में तो होगा नहीं, क्रोमियम क्योंकि देख रहे हो इसमें आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, तो ये रहने दो। इसको जब चेक करोगे ना, आपको इसमें दिखेगा कि ये इसमें सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स है वो फील्ड हो जाएंगे, और सारे पेयर्ड रहेंगे, तो आपको इसमें जगह रहेगा नहीं D ट्रांजिशन करने का, तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड सिमुलेशन एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें आपको ये फॉर्मुला जो मैंने बताया था उसमें पुट करके आंसर निकालना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा पूछा है ना, तो जो D10 है और D0 है वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो जिंक वाला D10 में है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। स्कैंडियम +3, स्कैंडियम आपका +3 देखने जाओगे तो हाँ ये आप में 0 हो गया, D0 हो गया। टाइटेनियम भी यहाँ पे 0 हो गया। क्रोमियम +3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ना ही D0 है ना D10 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द मैग्नीट्यूड डेल्टा नॉट विल बी मैक्सिमम। मतलब CFSE किसमें मैक्सिमम होगा। CFSE मैक्सिमम देखना है आपको, तो सबसे पहले चेक करो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं तो आप कैल्कुलेशन देखते हो इसका आंसर टिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखना है, और C2O4 वीक है कंपेयर टू CN6, आपका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके ये दोनों वीक लिगेंड है, मतलब ये वीक लिगेंड है और ये मॉडरेट लिगेंड है। फिर यहाँ पे लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड बताना था, मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा CO बॉन्ड आपका
वीक होगा और इसलिए CO बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे CO पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है, तो इसलिए आपका C आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन्स विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना, स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड होना मतलब कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज कम होना। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस है। प्लस चार्ज मतलब सबसे कम चार्ज इस पर, इसलिए CO बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो आपका A हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना होता है। तो होप कि आपको एक चैप्टर क्लियर होगा, मैंने सब कुछ बता दिया, बस आपको अब इसके बाद रिवाइज करना है, PYQ सॉल्व करना है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।